Hello friends, welcome to my YouTube channel, and once again I am here with my new video, and this video is for class 9th. Chapter name is France Revolution, and our topic is third topic, France becomes a constitutional monarch. For those who are watching my video for the first time, please make sure to go through my last two videos so that you can easily clear your concept regarding the France Revolution. And please don't forget to subscribe my channel and like my video. So moving further, in this chapter we are going to study about the France, that how France converted itself into a constitutional monarch system, and in this we will discuss about the powers, how they get separated their powers, how they work for the declaration of the rights, and how they limit the power of the king, how they, although they were added monarchy in themselves, but how they differentiate constitutional monarchy. So moving further, the first question which arises in our mind is how a constitutional monarch. In my last video we have discussed about the third estate, second estate and first estate, and in that video we have discussed how third estate moved further and left the assembly hall, and they have started their making their own assembly. And in this video we are going to study how a constitutional monarch work. Basically in this chapter we will discuss the National Assembly completed the draft of constitution in 1791. जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपना जो ड्राफ्ट बनाया था संविधान का वो 1791 में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था. What was its main object? When we are talking about constitutional monarch, the first and the main object is that to limit the power of the monarch. क्या था, जो मोनार्ची सिस्टम था, जो किंग का जो पावर था वो उसे लिमिट करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजा की जो बातें थी और जो राजा के जो रूल्स थे वो टोटली डिफरेंट थे. वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपर क्लासेस के और हाई क्लासेस लोगों को प्रेफरेंस देता था. सो द मेन फोकस, द मेन पॉइंट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. जो उन्होंने पहला काम किया अपने असेंबली, अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के बाद, वो ये था कि वो मोनार्ची सिस्टम को कैसे हटाएं, बट कहीं ना कहीं से धीमे धीमे उन्होंने स्लो प्रोसेस में उन्होंने इस काम को किया. तो पहला था, उन्होंने ड्राफ्ट जो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 20 जून के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था, वो फाइनली उनका 1791 में वो ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ. सेकेंड था, उनका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था लिमिट करना किंग के पावर को. एंड थर्ड वन इज पावर वो सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. मीन्स जब हम पहले वाले फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले अगर हम देखते हैं तो ये था कि जो पावर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा हैंडल करता था, मतलब वो कोई भी काम होता था वो सिर्फ और सिर्फ राजा हैंडल करता था. बट फर्दर ऑन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम आया तो उन्होंने क्या किया, सबके पावर को सेपरेट कर दिया. 3 इंस्टीट्यूट में उन्होंने डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी. ये 3 नाम हैं, 3 इंस्टीट्यूट हैं जिसमें इन्होंने अपने पावर को सेपरेट किया. उसके बाद उन्होंने डिफरेंट वर्क असाइन किया. स्टूडेंट मेक श्योर टू कंप्लीट योर नोट्स इन योर नोटबुक, ताकि आपके रिवीजन के लिए ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. Second, its main objective was to limit the power of the monarch, and the third one is power was separated. ये जो पावर ऑफ सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो के लिए, क्योंकि सारा का सारा वीडियो इसी पे फोकस करता है, हाउ दे हैव सेपरेटेड द पावर्स एंड असाइंड इट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. सो फाइनली दीज 3 पॉइंट्स मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. मूविंग फर्दर, बिफोर गोइंग फर्दर हाउ द पावर सेपरेटेड, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. बिकॉज ये जो पॉइंट है ना एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्या है एक्टिव सिटीजन्स, तो एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे, ओनली मैन अबव 25 years who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wage. क्या था कि सिर्फ वही व्यक्ति, इसमें सिर्फ मेंस की बात की जा रही है, सिर्फ वही आदमी जो 25 साल से ऊपर का हो और जो टैक्स पे हो, बट कहीं ना कहीं जो वो टैक्स पे करता है वो एक जो सिंपल मजदूर होता है ना, जैसे एक मजदूर अगर एक दिन में 500 कमाता है तो उसके 3 दिन की जो मजदूरी होती है उसके बराबर अगर वो टैक्स पे करता है
तो वो आदमी इंटाइटल होता था, वो मैन इंटाइटल किया जाता था दैट दे कैन वोट, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे। द फर्स्ट थिंग एक्टिव सिटीजन में क्या था, वो अबव 25 होना चाहिए, और जो वो टैक्स पे कर रहा है एटलीस्ट वो इतना टैक्स पे कर रहा हो कि वो किसी भी मजदूर के 3 दिन की मजदूरी हो। सेकेंड था हमारा पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन कौन थे, द रिमेनिंग मैन एंड वीमेन। मैन एंड वीमेन की हम बात करते हैं तो वो इंसान चाहे वो 25 साल से ऊपर का हो या 25 साल से नीचे का हो, अगर वो टैक्स पे नहीं है या फिर वो एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी तक का टैक्स पे नहीं कर पाता है, देन दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट नहीं कर सकते थे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। Sometimes this type of question normally asked in the examination, that what are active citizens and passive citizens, maybe 1 mark, maybe in the form of fill in the blanks, in the form of match the column. So please make sure to write it down, what are the basic difference between active citizens and passive citizens. Okay, now our next is, I have taken this pic from NCERT book of SST. बेसिकली जब हम बात करते हैं ना पावर्स की, तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि दे हैव सेपरेटेड देयर पावर्स इन 3 इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट वन इज जुडिशरी, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज डिक्लेयर, एंड थर्ड वन इज आपका लेजिस्लेचर। ओके, तो जब हम बात करते हैं पावर्स की, तो क्या हुआ था, उन्होंने अपने पावर्स को डिवाइड किया था। तो जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ओनली एक्टिव सिटीजन्स कैन वोट बट पैसिव सिटीजन्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। सो इनका इस जुडिशरी प्रोसेस में कहीं पे भी इनका काम नहीं था। ओके, जब हम बात करते हैं एक्टिव सिटीजन्स की, तो वो टोटल कितने थे, 4 मिलियन थे आउट ऑफ 28 मिलियन। कितने थे वो टोटल, वो पूरे के पूरे आपके थे 4 मिलियन आउट ऑफ 28 million. Okay, but in this also not every active citizens are able to vote. जो ये एक्टिव सिटीजन आपके दिखाए जा रहे हैं 4 मिलियन, वो पूरे के पूरे एक जगह पे वोट नहीं कर सकते थे। उसमें भी क्या था, उसमें भी आपकी पोजीशन थे, जो यहाँ पे आपने देख रहे हैं, आप यहाँ पे 50,000 मैन, तो 50,000 मैन क्या थे, जो आपकी बेसिकली हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, जो टैक्स पे करते थे। एक नॉर्मल टैक्स पेयर थे जो एटलीस्ट आपके मजदूर के 3 दिन की मजदूरी से अबव देते थे। दे कैन they can be included in active citizens, but those who are highest taxpayers, they vote for, जो 4 मिलियंस में से हायर टैक्स पेयर थे 50,000 को अलग कर दिया जाता था। 50,000 की जो बिलो आते थे वो इनमें से इलेक्टर्स बनते थे। इलेक्टर्स के बाद क्या होता था, जो 50,000 के बाद से भी जो ज़्यादा अमीर होते थे वो हमारे नेशनल असेंबली में क्या किए जाते थे, इंक्लूड किए जाते थे। वो क्या किए जाते थे, इंक्लूड किए जाते थे। मतलब 4 मिलियन में जो नॉर्मल्स थे वो इन्हें वोट करते थे, और जो 50,000 मैन आते थे आपके, जो आपकी 50,000 मैन आते थे, वो क्या करते थे, वो नेशनल असेंबली में वोट करते थे। और नेशनल असेंबली क्या थे, वो कहीं ना कहीं इलेक्टोर्स, जो हम इलेक्टर्स की बात करते हैं, वो इनसे भी ज़्यादा हाई टैक्स पे करते थे। ओके, और नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर्स थे। जैसा कि कहा जाता है ना, ये मैं भी लेजिस्लेशन समझा रही हूँ, नेशनल असेंबली में जैसे कहा जाता है, जैसे हमारे मिनिस्टर्स की जब हम बात करते हैं, तो ऑल दो जैसे हमारे मेंबर्स की होते हैं कि 545 मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट्स में अलग होते हैं, राज्यसभा के अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। ठीक इसी तरह 745 मेंबर्स, इट डजंट मीन कि 745 टोटल अकॉर्डिंगली वर्क करते थे। इसमें क्या किया गया था, जो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स थे, इनमें से कुछ को मिनिस्टर्स भी बना दिया गया था, कुछ को क्या कर दिया गया था, मिनिस्टर्स भी बना दिया गया था, सो दे कैन इजिली वर्क। ओके, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 745 मेंबर्स की, तो इसमें से आधे ज़्यादा से लोगों को भी मिनिस्टर्स बना दिया गया था। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या लर्न किया लेजिस्लेचर में, कि 4 मिलियन की अगर हम बात करते हैं, तो इस 4 मिलियन में वो वोट करते हैं 50,000 मैन, जो उनसे ज़्यादा हाई टैक्स पे करते हैं, और ये 50,000 मैन वोट करते हैं नेशनल असेंबली में, जो उनसे भी ज़्यादा हाई टैक्स पे करते हैं, और टोटल बनते हैं इसमें 745 मेंबर्स इन नेशनल असेंबली। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव। ओके, एग्जीक्यूटिव, अभी तक हमने बात की थी लेजिस्लेचर की, तो यहाँ पे नेशनल असेंबली का वर्क क्या था, वो इनके 2 काम होते थे। फर्स्ट थिंग, वो कंट्रोल करते थे किंग को, एंड सेकेंड थिंग, वो कंट्रोल करते थे मिनिस्टर्स को। नेशनल असेंबली 2 लोगों को कंट्रोल करती थी, किंग को और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी। तो ऑल दो क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि डिसीजंस पे जो मार्क जो होती है, जो सिग्नेचर्स होती हैं, जो पास ऑन करता है वर्क को प्रेसिडेंट करता है, बट सारा काम कौन करता है, यहाँ पे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ एक नॉमिनल पावर दे दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि ठीक है, यू आर नॉमिनेटेड, आप जो भी काम होगा, जो भी पेपर साइन हो वो आप करेंगे, बट यहाँ पे वर्क कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। इन द सेम वे
जहाँ पे सारी चीज़ों की साइन होती थी, सारी चीज़ों की जो पावर्स दिखाए जाते थे वो दिखाए जाते थे कि वो किंग के हैं, बट वर्क कौन करता था? नेशनल असेंबली वर्क करती थी, पर यहाँ पे काम किस करते थे? किंग के। ओके, जो चीज़ हमें जो सेकंड देखने को मिली वो यहाँ पे है वीटो। तो किंग के पास एक वीटो पावर होता था, अगर नेशनल असेंबली कुछ भी उन्हें प्रेजेंट करती है कि वेदर इट्स यस और नो, तो ये वीटो पावर किंग के पास होता था। एक स्पेशल पावर होती थी वीटो पावर, कि वो उस पर अपनी हामी को बता सके वेदर ही इज इंटरेस्टेड और नॉट। बट कहीं ना कहीं क्या होता था, ये सिर्फ एक नाम का था, जैसे मैंने बताया एक नॉमिनल पावर दे रखी गई थी उन्हें, कि उन्हें हाँ या ना, तो उन्हें हाँ तो नॉर्मली करना ही रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, कौन कंट्रोल कर रहा था किंग को? कौन कंट्रोल कर रहा था किंग को? नेशनल असेंबली। कौन कंट्रोल कर रहा था? नेशनल असेंबली। ओके, और फाइनली जो वोट्स बचते थे वो क्या करते थे? जुडिशरी मेंबर्स को फॉर्म करते थे। तो ये कहीं ना कहीं था द पावर विच इज सेपरेटेड बाय द France revolutionists, those who are interested, those who are the members of the National Assembly. Okay, now moving further to our next topic. इसके बाद क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गए तो कहीं ना कहीं डिक्लेरेशंस आने लगी, राइट्स की डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स आए। और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स में क्या था, जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, पावर सेपरेट किए गए, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। जब हम बात करते हैं इलेक्शंस की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट करने की बात करते तो उसमें इलेक्टर्स जो थे वो वर्क करते थे। बट जो राइट्स आए, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन आए, उसमें क्या फ्रीडम दी गई? उसमें हर एक किसी इंसान को फ्रीडम दी गई कि वो बाय बर्थ उसको फ्रीडम थी अपनी ज़िंदगी जीने की, अपनी बातों को कहने की, अपने ओपिनियन को सामने रखने की। और हर एक देश के नियम के कानून के आगे वो क्या है? बराबर हैं, इक्वल हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें किस नाम से दिया गया था? इन्हें नाम दिया गया था कि दे आर इक्वल, established as natural and inalienable rights, that is they belong to each human being. Okay, तो अभी तक हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था फ्रांस का वो कैसे मोनार्क सिस्टम में आया, मोनार्क सिस्टम से उन्होंने अपने आप को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, पावर को कैसे सेपरेट किया। और उसके बाद हमने समझा एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं। और उसके बाद जो हमने पावर सेपरेशन था उसको डिटेल हमने पीके में पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि उन्हें किस तरह की राइट्स की फ्रीडम थी। Basically this is the last thing which we have to study, that reading political symbols. Here I have updated some symbols. Please go through your book and even you can go through this video and you can learn the basic क्योंकि क्या होता है ना कि ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कि अगर कभी हो सकता है कि आपको ये कैप दे दी जाए कि ये क्या शो करती, तो कहीं ना कहीं क्या था कि ब्रोकन चेन है आपकी, बंडल ऑफ रॉड्स हैं, कई तरह की चीज़ें हैं जो हमें शो करती हैं। तो इस तरह के कुछ सिंबल्स थे जो फ्रांस रेवोल्यूशन यूज़ करता था। जब हम बात करते हैं रेड कैप की, हम बात करते हैं रेड फेरिजियन कैप की बात करते हैं, तो ये क्या किया जाता था, जो मजदूर फ्री हो चुके थे, जिन्हें मोनार्क सिस्टम से फ्री कर दिया गया था, वो रेड कैप रिप्रेजेंट करते थे और वो रेड कैप पहनते थे। कहीं ना कहीं वो शो करता था कि वो पहले गुलाम थे पर गुलामी से वो आज़ाद हो चुके हैं। ब्रोकन चेन की अगर हम बात करते हैं, डेट ब्रोकन चेन, तो ब्रोकन चेन कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता था डेट this type of chain were used to fetter slaves. A broken chain stand for the act of becoming free. वो गुलाम जिन्हें बंदिशों में रखा जाता था, तो कहीं ना कहीं ब्रोकन चेन जो थी, सॉरी, जो ब्रोकन चेन थी वो शो करते थे कि फाइनली दे वर फ्री, फाइनली दे आर फ्री। देन आफ्टर द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फिशेस, ये क्या करता था ये शो करता था कि जैसे हमने पुरानी स्टोरीज में भी पढ़ा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा तो सब तोड़ लेते हैं, बट जब वो बंडल में होता है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका था रॉड वो शो करता था स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी, मतलब एकता में ही शक्ति है, एकता में ही सारी स्ट्रेंथ है। फिर इसके बाद था कि आप देखते हैं कि द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, जो एक रोशनी है जो आंखों के द्वारा एक ट्राइंगल से, त्रिकोण से निकल रही है, वो क्या शो करती थी? द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल डिराइव विद द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, कि क्या थे ये जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए शो करती थी। और जो रोशनी, जो सूरज की रोशनी जो पास हो रही है, वो कहीं ना कहीं दिखाती थी कि जो इग्नोरेंस के बादल हैं वो क्या हो रहे हैं, धीमे धीमे छट रहे हैं, हट रहे हैं। इसके बाद है स्केप्टो, जो कहीं ना कहीं रॉयल पावर को शो करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्नेक, एक सिंबल दिया गया स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, कि एक सांप है जो कहीं ना कहीं खुद के
पूंछ को काट रहा है, वो कहीं ना कहीं शो करता था इटर्निटी को। रिंग हैज नेदर बिगिनिंग नॉर एंड, क्योंकि जब हम अपनी फिंगर की जो रिंग हम जो अपने नॉर्मली हाथों में पहनते हैं वो हम देखते हैं ना कोई इसका शुरू होता है ना कोई अंत होता है, ठीक इसी तरह ये भी कहीं ना कहीं शो करता था, इटर्निटी को शो करता था कि जो अगर अच्छी चीज़ें हैं वो कभी ना खत्म होगी, ना कभी खत्म होने वाली चीज़ें नहीं, जिनका कोई भी अंत नहीं होता है, ना कोई शुरुआत होती है इटर्निटी की, जो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे अंदर ही रहती है, ना कभी वो शुरू होती है ना कभी वो खत्म होती है। फिर इसके बाद एक आपका आता है ब्लू वाइट रेड कलर, जो कहीं ना कहीं शो करता था कि ये नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस है। जैसे कि हर चीज़ों की एक नेशनल कोई ना कोई पहचान होती है, राष्ट्र चिन्ह होता है, कहीं ना कहीं रेड ब्लू और वाइट कलर जो था वो फ्रांस के नेशनल कलर को शो करता था। इसके बाद हम जो देखते हैं हमारे लास्ट के जो जो है द विंग्ड वुमेन, एक और जिसके बैक पे विंग्स हैं, वो पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, जो कहीं ना कहीं लॉ को संबोधित करती है, लॉ को संबोधित करती है, कहीं ना कहीं नियम को, कानून को, उनसे जुड़े हर एक दस्तावेजों को शो करते हैं, हम कहते हैं द विंग्ड वुमेन। और द लास्ट वन इज द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, जो कि शो करता है कि कानून के सामने हर कोई एक बराबर है और उनके सामने हर एक कोई एक समान है। तो कहीं ना कहीं कहीं पे भी जज नहीं किया जाएगा कि वो इस पुअर फैमिली से आता है कि रिच फैमिली से आता है। जब अगर उसने गलती की है या जब उसके हक की बात आएगी तो जो सरकार होगी, जो कानून होगी, वो एक बराबर से एक नज़र से सबको देखेगी। So finally, only this much is for today's today's video. I hope you guys like the video, and if you guys are still going to face any problem, please make sure to write in the comment box so that I can help you guys out. And yeah, आज के लिए इतना ही। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो हमारा बनेगा फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स रिपब्लिक, कि फ्रांस ने कैसे मोनार्ची सिस्टम को हटाया, छोड़ा, त्यागा और फिर वो फाइनली रिपब्लिक कैसे बना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ स्टूडेंट अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके। एंड फाइनली थैंक्स for watching my video, and please don't forget to subscribe my channel, like my video, and please press the bell icon so that you guys can get all the notification regarding my video.